तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। हिंदी पखवाड़ा हमारे यहाँ मनाया जा रहा है। 15 दिन से हम लोग कुछ ना कुछ प्रोग्राम हमारे यहाँ रोज आयोजित किए गए हैं। और उसी के सिलसिले में आज हमने ये एक लेक्चर, जो व्याख्यान जिसको हम कहें, रखा है। अक्सर हिंदी में बहुत कम होते हैं, तो आज क्योंकि हिंदी पखवाड़ा चल रहा है तो एक बार बहुत पहले हमने प्रोफेसर विजय सिंह जी से बात की थी। मेरे ख्याल कुछ लोगों ने पहले भी अटेंड किया होगा। एक लेक्चर उनका यहाँ कराया था कई साल। मेरे ख्याल कितने 3-4 साल तो हो गए सर, 3-4 साल हो गए होंगे मेरे ख्याल है। फिजिक्स ऑफ मुंबई करके आपका एक लेक्चर, केनेट साहब थे शायद उस समय डायरेक्टर। 2021 या उसके आसपास की बात है। तो आज हम लोग एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है आकृतियां और आकार, क्यों इनके अनेक प्रकार। मैं जब एमएस कोर्स कर रहा था तो उसमें भी एक इस तरह का ऑर्गेनिक इवोल्यूशन आया कि जो हथौड़े आप हम लोग जो यूज करते हैं, हैमर्स, हैमर, इतने सारे तरह के डिजाइन हैमर है कि ये सब की जरूरत है, या ये खाली फैशन के तौर पे इवोल्यूशन हुआ है उनका इस तरह का। हमें तो ज्यादातर एक कील ठोकने के लिए चाहिए या कील उखाड़ने के लिए चाहिए, ऐसे दो ही काफी हैं। लेकिन फिर भी आप देखेंगे अगर कारपेंट्री टूल और अपना बॉक्स खोल के, तो उसमें कितने ही तरह के हथौड़े जो है बनाए गए हैं, अलग अलग तरीके के, अलग अलग शेप के, अलग अलग प्रकार के। तो ये शायद वहां भी मेरे ख्याल है, अभी मैं उसी के साथ कर रहा था, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन ऑफ मटेरियल जो है उसमें भी इस तरह। तो क्या ये आउट ऑफ मतलब फैशन के तौर पे करते हैं या लोग रिक्वायरमेंट के हिसाब से करते हैं, तो किस तरह की चीजें आज हमें जानने के लिए मिलेगी। तो इससे पहले कि थोड़ा मैं आप सबको, मेरे ख्याल है कि सभी लोग यहाँ जो है, नेहरू साइंस सेंटर में काम करते हैं, उन्होंने तो सभी ने सुना होगा प्रोफेसर विजय सिंह के बारे में। फिर भी थोड़ी सी जानकारी मैं आपको उनके बारे में देना चाहता हूँ। प्रोफेसर विजय सिंह ने 1978 में स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क से डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त की। आईआईटी कानपुर में 1984 से 2004 तक, 20 वर्षों से अधिक समय तक वो भौतिकी के प्रोफेसर के रूप में उन्होंने कार्य किया है। उसके बाद 2005 से 2015 तक होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन, एचबीसीएससी, जिसको हम आमतौर पे जानते हैं, जो हमारे साथ काफ़ी अच्छे से जुड़ा भी रहा है। एचबीसीएससी को मेरे ख्याल यहाँ सभी लोग जानते हैं। हमारे सभी कार्यक्रम और हमारे उसमें मार्गदर्शन भी उनके यहाँ से हमें मिलता रहा है, प्रोफेसर अरविंद कुमार के समय से ही। उसमें मुंबई के वहाँ पे भौतिकी के प्रोफेसर रहे हैं। उनके साथ ही वे मुंबई विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन बेसिक साइंस, जिसको सीईबीएस, और आईआईटी बम्बई, उसमें भी एडजंक्ट प्रोफेसर भी रहे हैं। नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस के फेलो भी हैं। सीईबीएस में विजिटिंग प्रोफेसर हैं। और भारतीय भौतिकी शिक्षकों की जो संघ, जिसको हम आईएपीटी के तौर पे जानते हैं, उसके अध्यक्ष भी रहे हैं 2019 से 2021 तक। जो लोग फिजिक्स में जिनका पीएचडी एमएससी वगैरह है, वो या जो टीचिंग प्रोफेशन में है, वो उनके लिए एक संस्था है ये आईएपीटी। मैं भी उसका मेंबर हूँ, लाइफ लॉन्ग मेंबर सर। प्रोफेसर विजय सिंह जी विज्ञान ओलंपियाड, जो साइंस ओलंपियाड हैं जिनके और जिसमें हम भी एक करते हैं, एस्ट्रोनॉमी में जूनियर साइंस ओलंपियाड, और नेशनल इनिशिएटिव ऑन अंडर ग्रेजुएट साइंस एनआईयूएस, जिसका कैंपस एचबीसीएसई में ही है, उनके राष्ट्रीय समन्वयक के तौर पर 10 वर्षों तक कार्यरत रहे। उनके मार्गदर्शन में कई हाई स्कूल के छात्रों ने ओलंपियाड में स्वर्ण पदक जीते हैं। अनेक अंडर ग्रेजुएट छात्रों ने शोध परियोजनाएं पूरी की हैं उनके मार्गदर्शन में, जिसके परिणाम स्वरूप कई अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन भी हुए हैं। प्रोफेसर सिंह ने विदेशों में भी कई स्थानों पर कार्य किया है, और अमेरिका के विश्वविद्यालयों में विजिटिंग फैकल्टी के रूप में भी वो कार्यरत रहे हैं। उनके पास 175 से अधिक पीयर रिव्यूड अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक प्रकाशन हैं। उन्होंने एनसीईआरटी के उच्च माध्यमिक विद्यालय के भौतिकी पाठ्यपुस्तकों में सह लेखक के रूप में कार्य किया है। एनसीईआरटी की किताबें जो हैं, बच्चे यहाँ जो हैं शायद उनको अभी स्कूल ग्रुप आए हैं, उनको भी मालूम होगा, हमने भी पढ़ी है। एनसीईआरटी की किताबों का जो स्टैंडर्ड है वो एकदम अल्टीमेट माना जाता है। जहाँ चाहे ओलंपियाड की बात हो, चाहे आईआईटी में जाने की बात हो, चाहे मेडिकल कॉलेज में जाने की बात हो, उन किताबों को पढ़ के आप अल्टीमेट अचीव कर सकते हैं। और ज़्यादातर रेफरेंस उन्हीं किताबों से लिए जाते हैं।
भारतीय भौतिकी विज्ञान शिक्षकों की संघ में बुलेटिन के मुख्य संपादक भी रहे हैं। वो एक बुक मैगजीन पब्लिश करती है, आईएपीटी। उनकी उनका यह शौक है कि वो स्कूल और अंडर ग्रेजुएट स्तर की भौतिकी में समस्याओं को हल करने तथा समस्याओं को बनाने में, ये उनका शौक है। और इसीलिए जो आईएपीटी जो ओलंपियाड है, फिजिक्स ओलंपियाड, मुझे भी 2-3 बार वहाँ एचबीसीएसई में जाने का, वहाँ उसके जो एक्सपेरिमेंट डिजाइन कर, जो प्रॉब्लम है, क्योंकि ओलंपियाड की प्रॉब्लम की जो पहली मेरे ख्याल है प्राथमिकता रहती है वो ये कि ऐसा कोई भी प्रश्न पहले कभी जो किसी भी क्वेश्चन पेपर में ना आया, अगर वो कहीं भी अपियर हुआ है तो वो उसके लिए क्वालिफाई नहीं करता। मतलब ऐसा प्रश्न ऐसा होना चाहिए जो आज तक किसी ने ना देखा हो, ना सुना हो, ना कहीं पब्लिश हुआ। तो उनमें प्रोफेसर विजय सिंह कार्यरत रहे हैं। उनके मार्गदर्शन में बहुत सारे ऐसे समस्याएं, लैब्स और ये एक्सपेरिमेंट डिजाइन हुए हैं। इस छोटे से उसके लिए के बाद मैं प्रोफेसर विजय सिंह को आमंत्रित करता हूँ स्टेज पर। और अनुषा को भी साथ में हम सब की तरफ से, अनुषा जी उनका स्वागत करेंगे और हम सब लोग तालियों से उनका अभिनंदन करेंगे जब ये जब ये पुष्प, एक पोटेड प्लांट जो हमारी परंपरागत ऊपर तरीके जाए, से। अच्छा ऊपर जाता है, चलिए। हम्म, अनुषा, या वेरी गुड, या आई नो, वेरी गुड। हाँ, यहाँ आ जाए, ठीक है, जैसा आप कहें। थैंक यू। नमस्ते। तो यहाँ रख देते हैं। हाँ, थैंक यू। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा उन्होंने इंट्रोडक्शन दिया हमारे लिए। आई डोंट डिजर्व इट, आई डोंट थिंक मैं इस योग्य हूँ जितना आपने कहा, लेकिन अभी गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं विदाउट एनी कमेंट्स ऑन दैट। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद उमेश जी। और बच्चे आ गए हैं तो बच्चों को भी बहुत हार्दिक वेलकम, जिसको कह स्वागतम आपका बच्चों का, ठीक है ना। ये मतलब और भी आएंगे बाद में ना, शायद कुछ बच्चे आएंगे, ठीक है। अच्छा बच्चों, ऐसा है कि ये वक्तव्य जो है, ये भाषण जो है, व्याख्यान जो भी कहिए, ये हिंदी में है। तो चूंकि कुछ लोगों को कुछ दिक्कत हो सकती है, क्योंकि कुछ आप मराठी मीडियम के होंगे या किसी और भाषा के होंगे। वैसे आप बताइए, आप किस किस मीडियम के आप हैं? ओ वेरी गुड, तब तो ठीक है। तो तब तो हिंदी में बोलेंगे ज़्यादा और अंग्रेजी में कम, ठीक ना। और इसका शीर्षक है आकृतियां और आकार, क्यों इनके अनेक प्रकार, ठीक ना। तो हम शुरू करते हैं, लेकिन आपको एक बात समझनी होगी। वो बात है कि आपको अनुपात कैसे लिया जाता है, रेशियो कैसे लिया जाता है, ये आपको समझना होगा, ठीक ना। तो रेशियो का मतलब हुआ, जैसे यहाँ लिख देते हैं, उसके आगे हम गाड़ी को बढ़ाएंगे, रेशियो, ठीक है ना। रेशियो है, जैसे कि हम मान ले कि ले ले 144/1728 ठीक है ना। ये एक रेशियो हुआ, ठीक है ना। तो 144 तो आप शायद पहचान गए होंगे कि दिस इज इक्वल टू 12 स्क्वायर, 12 × 12, 12 × 12 को 12 स्क्वायर कहते हैं। और 1728 जो है वो है 12 क्यूब, यानी कि 12 × 12 × 12। ओके, मल्टी 12 का गुना करेंगे 3 बार तो 1728 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको समझने के लिए हम ऐसे काटेंगे नहीं, इसको ऐसे समझते हैं कि दिस इज इक्वल टू 12⁻²-3, ये आपको समझना होगा। इसको ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। और तब तब ये हो जाएगा 12⁻⁻1। पावर कहते हैं अंग्रेजी में, इसको पावर कहते हैं। तो वी विल यूज दैट, कुछ हद तक यही अंग्रेजी यूज करेंगे। तो ये 12 × 12 हुआ, ये 12 × 12 × 12 हुआ, ये 12⁻²/3, 2 2 - 3। Okay, it's not 2/3, that is the main thing, it's not 2/3। Okay, and this is equal to 1/12, ठीक है ना। तो इतना आपको समझना होगा। दूसरी बात आपको समझनी होगी कि अगर कोई बड़ा नंबर हो, जैसे कि मान लिए 10, तो 1/10 छोटा होगा। अगर 100 हो तो 1/100 इससे भी छोटा होगा, ठीक ना। 100 इज बिगर देन 10,
एंड 1/100 इज बहुत छोटा। तो साइन जो होता है वो ऐसे होता है, लेस ग्रेटर। ये आप सब जानते हैं कि नहीं? हाँ ठीक है, नहीं जानते तो अभी समझ लीजिए, क्या है, इतना समझना जरूरी है। ये है ये है एक सिंबल जो है, ये निशान जो है, लेस, छोटा है, 10 100 से छोटा है। और 1/10, ठीक, 1/100 से ज्यादा है। इसको आपको समझना होगा, ठीक है ना? तो इतना आप समझ लीजिए। एक और हम निशान का प्रयोग करेंगे, वो इस प्रकार होता है। इसका मतलब होता है लगभग। अंग्रेजी में जिसको अप्रोक्सीमेटली कहते हैं, तो इसका मतलब लगभग हुआ, ठीक है? तो इससे हम शुरू करते हैं अपना, ठीक है? इतना बैकग्राउंड जरूरी है, तो हम सोचे कि आपको दे दें। आई एम वंडरिंग वेयर माई, मेरे पास ही होगा ना? एक मिनट जरा, जो आपको दिए थे हमको, हाँ पॉइंटर मेरे पास ही होगा, तो निकाल रहे हैं। ये तो कुछ और है। वेयर डिड इट गो? हाँ, हियर इट इज, इट्स इन द फ्रंट पॉकेट। जैसे कि हम ढूंढते हैं, तो बीच में ऊपर ही था। तो इसको आगे बढ़ाते हैं। ये काम नहीं कर रहा है। हम्म, हाँ ठीक है, आप ही बढ़ा दीजिए। हाँ, फिर देखिए क्यों नहीं काम कर रहा, कुछ गड़बड़ है क्या? हम्म, आ गया, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, थैंक यू। एनीवे, अंग्रेजी की एक कविता है जो वर्ड्सवर्थ ने लिखी थी। इनफ ऑफ साइंस एंड ऑफ आर्ट, थ्रो अवे दोस बैरन लीव्स, कम आउट एंड ब्रिंग विथ योर हार्ट दैट वॉचेस एंड रिसीव्स। तो कहते हैं कि साइंस और आर्ट बहुत हो गया, इसे फेंक दिया जाए। अब इसको हटाकर हम दुनिया को, प्रकृति को ही देखें, वो बेहतर होगा। तो उसके बदले में हमने नीचे लिख दिया है, कम आउट एंड ब्रिंग विथ योर माइंड दैट इंटरप्रेट्स व्हाट इट सीज। जो भी आप देखें, उसको समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है? वैसे हमारे हिंदी के भी कवि हैं, सुमित्रा नंदन पंत, जिनको ज्ञानपीठ से पुरस्कार किया गया था, ज्ञानपीठ अवार्ड से। वे हमारे क्या कहते हैं, इनफैक्ट बहुत नामी कवि हैं। तो उनका कहना है कि छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, द्रुम का मतलब होता है पेड़, छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरी बाल जाल में कैसे उलझा उलझा दूं लोचन। कि प्रकृति से हम हट के कैसे किसी और की तरफ हम देखें। तो उसी प्रकार हम कहेंगे कि छोड़ ध्रुवों की मृदु छाया, इतना सुंदर है कि मान लीजिए कि गर्मी का मौसम है, आप आम के बगीचे में हैं, और बड़ा सुनहरा ऐसे लग रहा है आम के नीचे, मतलब इन बगीचे के नीचे। तो उसको छोड़कर, तोड़ प्रकृति से भी माया, विज्ञान तेरे समीकरणों में कैसे उलझा दूं ये मन। ठीक ना? तो वो लोचन कहते हैं, हम मन कहते हैं। यानी कि हाउ कैन आई इन्वॉल्व माई सेल्फ इन होल सेट ऑफ डिफिकल्ट इक्वेशंस। 50 इक्वेशन लिख के हम कोई चीज समझाए तो उसमें कुछ मजा नहीं है, लेकिन हम एक सरल इक्वेशन लिख के हमको समझाए तो उसमें मजा है। तो ये सरल वाली बात है, ठीक ना? तो आगे बढ़ते हैं। तो आप क्या देखते हैं, वो जैसे कि आप देख लें, वेयर इज इट गॉन? अगेन इट्स टर्न्ड ऑफ, ओह माय गॉड। आगे बढ़ा दीजिए, आपकी तरफ बेटर है। हाँ, तो जैसे कि आप देखें कि चींटी और हाथी, इन दोनों का आकार बड़ा अलग अलग है। तो ऐसे क्यों होता है? जैसे कि एक छोटा सा चूहा है, जो इमारत की तीसरी मंजिल से गिर जाए, उसे थोड़ा थोड़ा मतलब उसको थोड़ा, मतलब लगता है कि इस दिमाग में कुछ चोट आ गई, लेकिन वो भाग जाता है उसके बाद। लेकिन हम एक मंजिल से भी गिरे तो हमारी हड्डी टूट जाती है। हम तो सभी स्नान करते हैं, मतलब दिन में एक बार तो जरूर कर लेते हैं, परंतु कभी कीट पतंगों को स्नान करते हुए आपने देखा है? ऐसे कई चीजें हैं प्रकृति में जो आपको, जो आपके लिए कौतूहल का विषय बन जाती है। यू हैव टू एक्चुअली स्टार्ट वंडरिंग कि ऐसा क्यों होता है। वो बहुत सिंपल सिंपल चीज है। जैसे कि आप छिपकली को देखिए, छिपकली तो दीवार में चिपका रहता है, वो आगे बढ़ता है, कभी कभी पीछे जाता है, लेकिन साइडवेज नहीं जाता है। तो ऐसे ही बहुत सारी चीजें हैं जो कि अनोखी हैं, और जिसके लिए हमें कुछ सोचने का एक विषय बन जाती है। यही है कि हम इसके लिए कोई कठिन इक्वेशन लिख के नहीं समझा सकते।
इसके लिए कोई सरल इक्वेशन ही चाहिए। तो उसी सरल इक्वेशन की बात है, और उसको हम समझते हैं, कई चीजों को समझते हैं अनुपात से, रेशियो से, है ना। तो इससे हम समझते हैं, ठीक ना। तो जैसे कि प्रसंग ही आपको बता देते हैं, हमारे शहर जैसे बंबई में बहुत सारे गड्ढे हैं। तो गड्ढों को नेगोशिएट करने के लिए, गड्ढों को बहाने के लिए हमारे पास वाहन है। तो अगर वाहन ये स्कूटर है और गड्ढों का औसत आकार, औसत हाइट, एवरेज हाइट ऑफ द गड्ढा इज एच, अगर उसका डायमीटर यानी व्यास और गड्ढों का हाइट बराबर हो, तब तो आप फंस जाइएगा, ठीक है ना। बम्बई की सड़कों पे, जो कि है, ये सही है, बम्बई के कई सड़कें हैं उस तरह के। मोटरसाइकिल हो जिसका व्यास 2 टाइम्स है, इफ इट इज 2 टाइम्स एच, dm/h इज इक्वल टू 2, तब शायद आप निकल जाए। और सबसे बढ़िया होता अगर बैलगाड़ी आपके पास होता, उसकी पहिया का आकार इतना होता है, उसका व्यास इतना बड़ा होता है कि आप आगे बढ़ सकते हो और एकदम आराम से, धीरे धीरे ही। वैसे भी आप कहाँ जल्दी पहुंचते हैं, सब लेटे पहुंच रहे हैं आजकल मुंबई में। तो इट इज गुड टू हैव अ बुलक कार्ट देन, ऐसे लगेगा। ऐसे हमारे मन में विचार आती है, व्हाई नॉट हैव अ बुलक कार्ट इंस्टेड ऑफ ऑल दिस। तो ये जो बात है, इसको आप थोड़ा और आगे बढ़ा सकते हैं, यानी कि व्यास जो है, व्यास होना चाहिए बड़ा। तो सबसे बड़ा व्यास वाला कौन सा ऐसा, मतलब क्या कहते हैं, वाहन है जिससे हम सब कहीं भी जा सकते हैं, उसे उसको देख लीजिए एक बार। अब टैंक लेके चलिए बम्बई के सड़कों पर, इट हैज एन इन्फिनिट रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्या क्या कहते हैं, अनंत है, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इज वेरी लार्ज। ओके, so you take a tank, you can go through any road. I mean, of course, and there's a cannon in front, आगे एक तोप लगा हुआ है, तो वैसे भी सब भाग जाएंगे, ठीक ना। तो यही है। तो इसको कहते हैं हाउ टू टेक रेशियो। हाँ, इस पर ध्यान दीजिए, ये रेशियो की बात है। पीछे पीछे थोड़ा जाइए तो, एक आई डोंट नो, दिस इज नॉट वर्किंग। हाँ, एक एक बार और पीछे जाइए। क्या ये काम कर सकता है, क्योंकि हम कुछ गलती कर रहे हैं क्या। हम्म, जी, हाँ, वो इधर पॉइंट करना। अच्छा, देखिए हम गलत जगह पॉइंट करते हैं, ठीक है। तो हाँ, अब एक तो आपको अनुपात हम बता दिए। अब आपको सबसे महत्वपूर्ण अनुपात बताते हैं फिजिक्स में या साइंस में, उसको कहते हैं सरफेस टू वॉल्यूम, ठीक है। सरफेस यानी सतह, और वॉल्यूम मतलब आयतन। तो जैसे कि आप एक घन ले लीजिए, जैसे कि एक क्यूब है, इस पर ध्यान दीजिए। इसका एक एक साइड का जो मतलब लंबाई है वो एल है। तो क्यूब का आयतन जो है वो एल इंटू एल, उसको एल क्यूब कहते हैं। यानी कि क्यूब का अगर लेंथ 2 सेंटीमीटर हो, अगर एक क्यूबिक लेंथ, तो उसका आयतन करीब 8 सेंटीमीटर क्यूब होगा। 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक। उसका जो द्रव्यमान जो होगा, यानी कि उसका मास जो होगा, वो होगा डेंसिटी इंटू आयतन। डेंसिटी यानी घनत्व, ओके। वो उसका मास होगा, जैसे 10 किलोग्राम हो गया, 5 किलोग्राम होगा, जो भी हो, उसका घनत्व को लेके करते हैं। उसका क्षेत्रफल जो है, क्षेत्रफल वाला सरफेस एरिया जो कहते हैं, वो होगा करीब L² इंटू 6, दैट इज L इंटू L। वो एक क्षेत्रफल हुआ, और उसके 6 साइड होते हैं। आप तो सब सांप और क्या उसका क्या कहते हैं, सीढ़ी का खेल देख चुके हैं। जब आप फेंकते हैं तो 1 2 3 4 5 6 होता है। देर आर 6 साइड्स टू अ क्यूब, so you get 6L². Now, the main thing is, if you take a cube of length 2L, okay, तब उसका आयतन 2L³ नहीं होता है, 8L³ होता है, क्योंकि आप 2 को 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं। उसका मास जो है 8 टाइम्स हो जाता है, 2 बार नहीं, इट इज नॉट 2 टाइम्स एम। अगर ये 1 किलो का है तो ये 8 किलो का होगा, और उसका क्षेत्रफल 4 गुना हो जाता है, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा कि when things become twice the size, the volume and mass increase by 8 times the size. Okay, the volume and mass increase by 8 times the size. Okay, तो अब आपको लेना होगा सरफेस बाय वॉल्यूम। जैसे कि ये सरफेस ले लीजिए L², ये वॉल्यूम है L³,
एक को दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 1/L आएगा। क्या आएगा? जो ये 1/L आएगा, जो हमने बताया था ना, 2 - 3 ऐसे आएगा, 1/L आएगा। ठीक है। और 1/L जो है, जैसे जैसे चीज बड़ा होता जाता है, वॉल्यूम की महत्व बढ़ जाती है और क्षेत्रफल की महत्व घट जाती है। बिकॉज इफ L इज लार्ज, 1/L इज स्मॉल। अगर L 10 है, हमने कहा था, तो वन, ये 0.1 है, लेकिन अगर L 100 है तो ये 1/100 है। ठीक है ना? तो surface to volume is a very important argument that is used in physics, in chemistry, in mathematics and biology. Most important in biology. Okay. अब उसका उदाहरण कुछ देखिए आप, surface to volume का। तो इस बात को ध्यान में रखिए, if the volume, if the size decreases, surface becomes important. If the size increases, okay, the surface is less important, the volume becomes important. वो S/V से हम निकालते हैं। ठीक। तो उसका कई उदाहरण है, जहां भी आप देखिएगा आपको इसका उदाहरण मिल जाएगा। सबसे पहले तो यहाँ देख लीजिए, ओ सॉरी, इधर देखा ना। हाँ। जैसे कि हम चपाती बनाते हैं, तो जब चपाती बनाते हैं तो उसका सरफेस एरिया बढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि ऊष्मा उसको लेना है, उसको पक जाना है जल्दी। अगर हम गोल ऐसा गुट्ठा जैसा रख दे अपने तवे पर, तो चपाती तो बनेगा ही नहीं, आपको कच्चा खाना होगा। ठीक ना? तो चपाती का उदाहरण, उसको देखिए, उसको हम लोग यहाँ बिहार में इसको गोईठा कहते हैं। काउडंग केक जिसको कहते हैं, काउडंग केक, उसको भी फ्लैट होना चाहिए। कैसे बनाते हैं? औरतें या मर्द जो है, जो बनाते हैं, वो काउडंग को लेके दीवार में चिपका देते हैं ऐसे, और सूर्य की किरणों से वो पक जाता है 2 दिन में। अगर ऐसा गोल रखेंगे तो पकवे नहीं करेगा, अंदर तो ऐसे ही गीला का गीला रहेगा, तो वो हो जाता है। राइट। ये पेड़ों को देखिए, पेड़ों के कितने पत्ते होते हैं, अनगिनत पत्ते होते हैं। क्यों? क्योंकि पेड़ बड़ा होता है, उसको चाहिए पोषण, इट वांट्स न्यूट्रिशन। इट वांट्स न्यूट्रिशन, एंड फॉर द न्यूट्रिशन इट हैज टू गेट, इट कैन गेट ओनली फ्रॉम द सरफेस। वो अपना सरफेस एरिया बढ़ा रहा है। जब वो अपने पत्तों को आप उनके देखिएगा, तो बेसिकली फोटोसिंथेसिस से उनको पोषण मिलता है। इट हैज टू इंक्रीज लीव्स, दैट इज व्हाई इट हैज अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ लीव्स। मैंगो ट्री देखिए, पीपल ट्री देखिए, बनियन ट्री देखिए, जो भी देखिए, सबके बहुत ज्यादा हो। दैट्स जस्ट टू इंक्रीज सरफेस विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम। ओके। लोहे को देखिए, लोहे में जंग लगता है, लेकिन अगर लोहा को आप पाउडर फॉर्म में बना दें तो जंग जल्दी लगने लगेगा, बहुत तुरंत लग जाएगा। ठीक है। सो आयरन रस्ट, बट इट विल रस्ट मच फास्टर if it is given a, if it is a, how should I say, reduced to a heap of powder. आयुर्वेदिक चूरन आप खाते हैं, चूरन बना के वो पीसते रहते हैं अपने वैद्य लोग, उसको चूरन बना के लेते हैं ताकि इट कैन गेट एब्जॉर्ब्ड इजिली इनटू द बॉडी। ठीक है ना? और भी कई उदाहरण हैं। फॉर एग्जाम्पल, पोषण की बात हम कर रहे हैं, सॉरी, यहाँ इट्स नॉट गोइंग, दिस इज बैड। ये देखिए, हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, अतड़ी जो है जिसको कहते हैं, ठीक है, पोषण जब आप लेते हैं, सो जस्ट लाइक लीव्स, जस्ट लाइक लीव्स, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में ही उसको, उसका न्यूट्रिशन ग्रहण करता है शरीर, और तब उसके बाद मेटाबॉलिज्म होता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन इज नॉट स्मॉल। हाउ लॉन्ग इज इट? कोई बच्चा बता सकेगा कितना बड़ा है? ये करीब 20-22 फीट का होता है। ठीक है। और उसको रखने के लिए इट इज ऑल कॉइल्ड, ऐसा करके रखते हैं यहाँ शरीर में, यहाँ पड़ा हुआ है आपके पेट में। दैट इज द व्हाट स्मॉल इंटेस्टाइन इज ऑल अबाउट। अगर आप किसी और जानवर का ले ले, जैसे घोड़े का ले ले, तो वो तो करीब 80 फीट तक जाएगा। ठीक ना? तो वही काफी नहीं है, उस सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए उसके अंदर जो है, बच्चे ध्यान दीजिए, उसके बच्चे अंदर ऐसे ऐसे रेशे होते हैं ताकि उनका सरफेस एरिया बढ़ जाए। इट इज नॉट फ्लैट, बट इट इज गॉट प्रोट्रूजन। उसको प्रोट्रूजन कहते हैं, उसको अंग्रेजी में विलाई कहते हैं। ठीक ना? तो उससे उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, उससे और भी वो पोषण ग्रहण कर सकते हैं। ठीक ना? फेफड़ों को देख लीजिए, फेफड़ों का भी वही हाल है। सी वी टेक न्यूट्रिशन टू थ्रू, जब सब मैमल है, स्तनधारी जितने एनिमल्स हैं, जितने भी जानवर हैं, टू तरह से अपना, टू दो ढंग से अपना लेते हैं, दो हाँ, तो एक तो है कि स्मॉल इंटेस्टाइन से और लंग्स से। तो लंग्स आर हैव
अनगिनत, लाइक बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ पोर्स, छेद होते हैं उसमें, बहुत स्पंजी होता है, ताकि एयर, हवा उसमें घुसकर आपको कुछ पोषण दे सके, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हट जाए और ऑक्सीजन आ जाए। तो इसलिए the small intestine, the lung and the small intestine together give you nutrition. इसी के आधार पर, जैसे कि विलाई के आधार पर मॉडर्न बाथ टॉवल जो बना हुआ है 1930-40 के बाद से मार्केट में आने लगा, 50 से पहले पुराने जमाने में उसको कहते थे गमछा कहते थे, वो इस तरह का होता था, उसको आप रगड़ते रहिए सूखता ही नहीं था शरीर। लेकिन अब मॉडर्न बाथ टॉवल आ गया है, इट इज मेड लाइक विलाई, हेयर लाइक प्रोट्रूजन, so you can dry yourself. Okay, that's the basic idea. You look all around you, you will see that surface area to volume is the main argument you use. Okay, जैसे माचिस की तिल्ली को ले लीजिए, उसका सरफेस एरिया इज लार्ज कंपेयर टू इट्स वॉल्यूम, 1 मिनट में जल जाएगा। पटाखा ले लीजिए दिवाली का, वो भी 1 मिनट में जल जाएगा। लेकिन यू टेक अ लार्ज लॉग ऑफ वुड, एक बड़ा लकड़ी ले लीजिए, सरफेस टू वॉल्यूम इज लेस इंपॉर्टेंट। ओके, जैसे कि होली में जलाया जाता है, और रात को 9 बजे जलाइए, सुबह 4 बजे तक जलता रहेगा, 5 बजे तक, दिन भर जलता रहेगा। सो दिस इज द होल डिफरेंस बिटवीन सरफेस टू वॉल्यूम। इसका कई और उदाहरण भी हम आपको दे सकते हैं, लेकिन अभी वो उस टॉपिक में हम उतना नहीं जाना चाहते हैं, एक्सेप्ट टू टेल यू दैट इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट। तो एसेंशियली ह्यूमन बीइंग्स, हम लोगों का जो पोर्शन है, जो एरिया है, वो एल स्क्वायर नहीं है, वो एल स्क्वायर से थोड़ा ज्यादा है। ओके, ये आपको ध्यान में रखना हो। इट्स मोर लाइक L⁴ ओके। एरिया क्यों बढ़ गया है? क्योंकि आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन और लंग्स में कई ऐसे चीज है जिससे इफेक्टिव एरिया जिसको कहते हैं, मान के चलते एरिया वो बढ़ जाता है। ठीक, ओके। ओह इट्स ओवर हियर। नो नो। अच्छा, अब हम एक दूसरा ये करते हैं। दिस इज वन रूल। व्हाट इज वन रूल? S/V, सरफेस टू वॉल्यूम। हम 2 ही 3 रूल समझेंगे इस लेक्चर में, लेकिन एक रूल है कि S/V, सरफेस टू वॉल्यूम इज इंपॉर्टेंट। दूसरा रूल है हमारा कि एक रूल ऑफ जो गैलीलियो ने दिया था, इट इज कॉल्ड द लॉ ऑफ सिमिलिट्यूड। सिमिलिट्यूड का नियम है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। वो कुछ इस प्रकार है, लेकिन ये जैसे कि एक दानव को देख लीजिए आप, हैरी पॉटर तो देखते ही होंगे, देखे होंगे शायद, ठीक ना? तो वो हाइग्रेड है मान लीजिए, या उसको कुंभकर्ण मान लीजिए, कोई भी दानव मान लीजिए। अगर कोई मानव से 10 गुना बड़ा दानव है, तो उसका वॉल्यूम 10 गुना ज्यादा नहीं है, 1000 गुना ज्यादा है। ओके, बिकॉज इट्स 10 × 10 × 10। ओके, और उसका सरफेस एरिया जो है, जो किताबों में लिखा जाता है, जो सिनेमा में दिखाया जाता है, वो 100 गुना ज्यादा होगा। तो अगर हम मान लिए खड़े हैं, तो खड़े क्यों हैं? बिकॉज देयर इज अ पिलर दैट इज सपोर्टिंग मी। व्हाट इज दैट पिलर? वो स्तंभ क्या है? वो हमारा पैर है, ठीक है। 2 है, मान लो कि एक ही पैर होता, तो एक पैर होता और उसका एक सरफेस एरिया होता, पृष्ठकाठ जिसको कहते हैं ना, क्षेत्रफल जो है, सरफेस एरिया ऑफ द थाई बोन। The surface of the thigh bone, according to movies, according to गुलिवर, गुलिवर का आपने कहानी सुना होगा। वो एक लिलीपुट में जाते हैं जहाँ बहुत छोटे लोग हैं, और कहीं और जाते हैं जहाँ दानव लोग हैं। तो ये लोग ऐसे जाते हैं, तो जॉनथन स्विफ्ट जिन्होंने ये किताब लिखी है, उन्होंने यही कहा कि जब आप ऐसे जगहों में जाते हैं, तो उसका जैसे कि अगर वो दानव 10 गुना बड़ा है, तो उसका पृष्ठफल जो है, मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया जिसको कहते हैं, वो 100 गुना होगा ज्यादा, ठीक है ना? तो दैट इज ऑल दैट आई एम ट्राइंग टू से। यहाँ पर हम यही कहना चाहते हैं, अगर आप 70 kg हैं, तो दानव 70,000 kg का होगा, 700 kg का नहीं होगा, 7,000 kg का नहीं होगा, 70,000 kg का होगा। और उसका हड्डी का अनुभाग जो है, वो करीब 100 गुना होना चाहिए। इज दिस क्लियर? लेकिन ये गलत है।
सभी किताबों में, सभी मूवीज में, सभी जो है सब गलत दिखा रहे हैं। उसको होना चाहिए था कुछ ज्यादा। इसलिए कि अब आपको समझाते हैं इस बात को। आप लोगों ने प्रेशर के बारे में सुना होगा। प्रेशर इज समथिंग विच इज कॉल्ड फोर्स। आप बल लगाएं, उसको एरिया से डिवाइड करें। जैसे कि हम इस पर 10 केजी का बल लगा दें। हम केजी ही यूज करते हैं, न्यूटन नहीं यूज कर रहे हैं। अगर 10 केजी का बल इस पर लगा दें तो इसका एरिया, वो 10 केजी को इस एरिया से हम डिवाइड करेंगे, इस एरिया से इसको भाग देंगे, तब इसको प्रेशर कहते हैं। ठीक ना। प्रेशर का महत्व बहुत ज्यादा है, क्योंकि अगर वही 10 केजी का बल हम एक सुई लेके लगाएं तो बिल्कुल यहां से वहां पार कर देगा आपके हाथ को। मतलब हड्डी अगर ना रहे तो आपके आपके मसल के इस पार से उस पार निकल जाएगा। दैट इज बिकॉज उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया बहुत ही छोटा है। ठीक है। सो द सेम फोर्स डिवाइडेड बाय अ वेरी स्मॉल क्रॉस सेक्शनल एरिया, लाइक 1/100, इज वेरी लार्ज। ओके। सो दैट इज द इम्पोर्टेंस। आप कई लोग मतलब सर्कस में गए होंगे। सर्कस में आप क्या देखते हैं? सर्कस में जब जाते हैं तो उनको देखने को मिलता है कि एक हाथी आया, हाथी ने किसी आदमी के छाती पर अपना पैर रख दिया, आदमी को कुछ नहीं हुआ। ऐसा क्यों? होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि वो लोग ट्रिक यूज करते हैं। उसके छाती के ऊपर एक लकड़ी का, जैसे कि प्लाईवुड या उससे भी मजबूत कोई लकड़ी ऐसे रख देते हैं, शीशम का या किसी चीज का, और हाथी उस पर पैर रखता है। डायरेक्ट छाती पर अगर पैर रख दे तो वो तो दम तोड़ देगा वो आदमी या वो औरत जिसके ऊपर वो दिखा रहा है तमाशा। वो इसलिए वो प्लैंक के ऊपर करता है, वो पटरे पर करता है। फोर्स फोर्स पर यूनिट एरिया इज बिकमिंग स्मॉल, नॉट लार्ज। ओके। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। अब इसको ये समझने से आप ये इसको कैसे समझिएगा ये गलत है। सॉरी, एक आगे बढ़ा दीजिए तो जरा। हाँ बस ठीक है ना। तो द मेन थिंग इज दिस। आपका वजन है और आपका क्षेत्र, आपके पैर का क्षेत्रफल जो है वो, ये डी क्या होता है? डी इज द डायमीटर, डायमीटर स्क्वायर। आप कहेंगे इसके साथ पाई/4 लगा दीजिए, वो लगा देंगे, 2 πr² पाई/r। तो वजन डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर एक कांस्टेंट उसको माना जाता है। सभी स्तनधारी जानवरों का हड्डी जो है एक ही प्रकार का है, वो कैल्शियम से बना हुआ है। ये, तो सबका स्ट्रेंथ जो है, ब्रेकिंग स्ट्रेस जो स्ट्रेंथ जो है, कंप्रेसिव स्ट्रेस जो है कांस्टेंट, वो बराबर सेम सेम है। तो W/D², उसे स्थिरांक होना चाहिए, उसे कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक ना। तो W/D² को कांस्टेंट के लिए D² को L³ के बराबर होना चाहिए, अनुपातिक होना चाहिए, प्रोपोर्शनल होना चाहिए। तबे जाके ये सिग्मा कांस्टेंट होगा। जब W/D² कांस्टेंट होगा, यानी W इज प्रोपोर्शनल टू D², ओके, देन ओनली यू विल गेट समथिंग दैट विल नॉट ब्रेक। तो एक बहुत बड़ा आदमी आप ले ले, जैसे कि आप, एक आदमी है जिसका हाइट 2 मीटर है, दूसरा आदमी का हाइट 4 मीटर है, तो उसका वेट कितना हो जाएगा? 8 गुना हो जाएगा। राइट। तो 2 गुना से 8 गुना, मतलब 1 गुना से 1 केजी से 8 केजी हो जाएगा। आठ, एक बच्चा है उसका 20 केजी से 200 केजी हो जाएगा, जैसे मान लीजिए। तो उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो 3 गुना ज्यादा बड़ा होना चाहिए। वाई? बिकॉज वेन यू 8 इज क्लोज टू 3 स्क्वायर, 8 इज नॉट क्लोज टू 2 स्क्वायर। 2 स्क्वायर इज 4, 2 into 2 is 4, 3 into 3 is 9। 9 is closer to 8। 9 और 8 क्लोज नजदीक है, मतलब उनका नंबर ऑलमोस्ट द सेम है, इसलिए वो ज्यादा चौड़ा होना चाहिए। तो अगर आप बड़े हैं तो आपको जो सपोर्ट कर रहा है पिलर या स्तंभ, उसको बहुत ज्यादा चौड़ा होना होता है। ये मेन यहाँ का लेसन है। यदि आप 10 गुना बड़े हैं तो आपका वजन 1000 गुना बढ़ जाता है, और आपका पृष्ठ जो डायमीटर है, पैर का डायमीटर, स्तंभ का व्यास, स्तंभ का व्यास 30 गुना होना चाहिए। समझे? 10 गुना नहीं, 30 गुना होना चाहिए। ठीक ना। तो उसका कई उदाहरण आप नेचर में देखिएगा, प्रकृति में। अरे यार, एक बार बढ़ा दीजिए, दिस इज नॉट वर्किंग वेरी वेल।
हाँ, ये देख लीजिए। एक ही उदाहरण से हम बात कर, ये गेंडा है। गेंडा का सर बहुत भारी होता है, तो उसको सपोर्ट करने के लिए उसका ये जो गर्दन है बहुत ही ज्यादा मोटा होना जरूरी है। उसके ठीक उल्टा हिरन है, उसका बदन बड़ा हल्का होता है, तो उसके लिए पैर ज्यादा मोटा जरूरी नहीं है ना। ये बॉडी बिल्डर को देखिए, वो बहुत ही एक्चुअली लिफ्ट्स वेरी हैवी वेट्स, तो उसका जो पृष्ठ ये डायमीटर है बहुत ज्यादा होना चाहिए। वो दिख भी रहा है वैसे। पुराने मंदिरों को देखिए, उनका छत जो है बहुत ही ज्यादा भारी होता था, उसके स्तंभ जो है वो बहुत ज्यादा चौड़े होते थे सपोर्ट करने के लिए। ठीक है? ये पक्षी है, पक्षी उड़ते हैं, तो उनका जो है बदन बड़ा हल्का होता है, तो उनके लिए चौड़ा नहीं चाहिए, बहुत पतला पैर चल जाएगा। So this is the kind of lesson that I wanted to leave. This is the second law that I'm telling. First law is S by V. The second law is the law of similitude, which Galileo enunciated. In fact, इसकी कई कहानियां हैं, आपको कह सकते हैं। जैसे स्पेन में करीब 1500 शताब्दी में एक चर्च बन रहा था। तो चर्च बन रहा था, तो पोप का ये निर्देश था कि बीच में एक स्तंभ नहीं चाहिए, क्या कि तब हम भगवान को नहीं देख पाएंगे। जो दर्शक आए हैं, जो पूजा करने आए, वो भगवान को नहीं देख पाते हैं। तो पिलर यहाँ से हटाइए और साइड में एक दो पिलर लगाइए, ज्यादा पिलर मत लगाइए। ज्यादा पिलर आप लगाइएगा, ज्यादा स्तंभ लगाइएगा तो भगवान नहीं दिखाई देंगे। तो उसका यह मतलब नतीजा यह हुआ कि वो छत 3 बार गिर गया। ओके, क्योंकि वो बनाते थे, और कोई सपोर्ट ज्यादा नहीं था, तो वो गिर जाता था। उसका फाइनली वो लोग राजा को कहना पड़ा कि जो कैदियों को मृत्यु दंड दिया गया है उन्हीं से बनवाया जाए। गिर जाएगा तो मर जाएंगे, और नहीं गिरेगा तो उनको छोड़ दिया जाएगा। तो फाइनली इट वाज मेड बाय प्रिजनर्स हु वर कंडेम्ड टू डेथ। सेम तो नेचर में आप यही पाइएगा कि या तो अंगूर है या सेब है या आम है, वो पतली टहनियों से लटक सकता है, लेकिन अगर कोहड़ा है या कहते हैं कद्दू है, जो भारी चीज है, उसको तो जमीन पर रहना जरूरी है। तो दिस इज अगेन अनदर एग्जांपल ऑफ व्हाई आप पतली टहनियों से इसको नहीं पकड़ सकते। आपको समझे ना? ठीक है, तो दूसरा हो गया। अब तीसरा बताते हैं। तीसरा चौथा थोड़ा फास्ट हम जाएंगे, और लंबा हम नहीं खींचेंगे, क्योंकि आप बहुत देर से, मतलब एटलीस्ट जो और कुछ सज्जन तो बहुत देर से रुके हुए थे। एक तो है कि बड़ा होना तो एक प्रॉब्लम है ही। ओके, यू नीड वेरी स्ट्रॉन्ग लेग्स, यू नीड वेरी थिक लेग्स, यू नीड मेनी थिंग्स, बट वन ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ बीइंग बिग इज अगेन सरफेस टू वॉल्यूम। आपको जब आप गिरते हैं, तो जब आप जमीन पर, आपको चोट जो लगती है वो L³ के बराबर होती है। यहाँ पर दिख रहा है, आपके वजन के अनुसार है। और जो आपको रोकता है, जैसे कि आप पैराशूट ले ले, तो आपका सरफेस एरिया कितना है, उससे वो रुकावट आती है। तो वायु का प्रतिरोध जो है वो L² है, और गिरने का बल जो है वो L³ है। तो आपकी गिरने से बचने की संभावना जो है तो S/V, विच इज L² by L³ विच इज 1/L। तो ये जैसे कि यहाँ हमने दिखा दिया। ठीक है, तो आप जितने छोटे हैं, हाँ, जितना ये एल छोटा है उतना आप बच सकते हैं। और उसका उदाहरण जो हमने शुरू में ही आपको दिया, एक चूहा को ले लीजिए। चूहा एक खदान में करीब 100-1000 फीट तक भी गिर के बचा बचा हुआ है, पाए हैं लोग। ठीक है, और बिल्ली को भी देख लीजिए, करीब 5 माला से गिरती है तो बच जाती है। लेकिन आप 1 माला से भी गिरिएगा, मतलब एक मंजिल से भी आप गिर जाए, तो आप हड्डी पसली, एक हड्डी तो जरूर टूट जाएगी। यू नो, ऑर्थोपेडिक्स मेक अ लॉट ऑफ मनी आउट ऑफ दिस। आप यहाँ से भी हम अगर गिर जाएं, तो बहुत अच्छा चांस है कि हमारा हड्डी टूट जाएगा। ठीक है ना। तो बड़े होने की एक दिक्कत है, लेकिन एक छोटा सा बात रखकर हम कहेंगे कि छोटा होना भी एक दुखदाई होता है। बड़ा होना तो दुखदाई है ही,
छोटा होना दुखदाई इसलिए है कि उसमें आ जाता है सरफेस टेंशन, जो कि एक एडवांस कॉन्सेप्ट है शायद आप लोगों के लिए। ओह, ये जैसे कि ठीक है ना। तो छोटा होना ऐसा है कि आप अगर पानी तक पहुंच जाए तो वहां से अपने आप को खींचने के लिए एक बल चाहिए, ठीक है ना। उतना ही बल आप प्रयोग कर सकते हैं जितना आपकी शक्ति हो। अगर आपके वजन 60 केजी है तो आप ज्यादा से ज्यादा 20 केजी उठा सकते हैं, ठीक ना। अगर आप 5 केजी के हैं तो ज्यादा से ज्यादा 1 केजी उठा सकते हैं। तो पानी का जो सरफेस टेंशन जिसको कहते हैं या अवरोधक बल है, उसको पृष्ठ तनाव भी कहते हैं, वो आपको वापस खींचता है, उल्टा खींचता है, और आप उससे अलग होना चाहते हैं। अतः छोटे मोटे कीड़े जो है वो फंस जाते हैं, पानी के नजदीक जाना नहीं चाहते जल्दी, ठीक ना। और खासकर जिस द्रव्य का पृष्ठ तनाव ज्यादा हो, शहद हो, जैसे कि शहद में, तो बिल्कुल फंस जाते हैं, ऐसी बात हो जाती है। तो उदाहरण में हम यही कहेंगे, जब मानव ऊंची चट्टान के सामने आ रहा है तो उसको गिरने की मतलब बहुत ज्यादा संभावना से वो डरता है। और छोटे छोटे पतंगे जो है पानी के नजदीक आ जाए तो भाग जाते हैं। दैट इज द रीजन। ओके, फाइनली आई हैव टू टेल यू अ फ्यू थिंग्स, एंड उसके बाद में हमें आपके सामने क्वेश्चन रखेंगे, ठीक है ना। So the next topic is very simple. It has to do with size of animals and cold weather. समझे ना? तो हम सोच रहे कैसे हम अपने आप को समझाएंगे। एक तो है कि आपका शरीर की जो गर्मी है वो आपके सतह से निकलती है, एंड सतह का मापदंड है एल स्क्वायर, लेंथ इंटू लेंथ। जैसे आप घन को ले ले या क्यूब को ले ले, उसका सरफेस एरिया इज एल स्क्वायर। तो सतह से गर्मी निकलती है, तो दैट इज एल स्क्वायर, ठीक ना। और आप जो पोषण लेते हैं, जो खाते हैं, चूंकि हमने आपको दिखा दिए थे अतड़ी कैसे होता है और लंग्स कैसे होते हैं, फेफड़ा कैसे होते हैं, वो एल स्क्वायर नहीं, बट वो L9⁴ है। तो ये दोनों में एक तनाव है जिसको कहते हैं। आपका उष्म क्षय मात्रा जो क्षय होता है उष्मा का, वो एल स्क्वायर है, और भोजन की मात्रा L⁴ है। हमने यहाँ शायद लिख दिया है 2.25। तो इसका अर्थ यह हुआ कि गर्म रहने की क्षमता, जितना आप गर्मी को बर्दाश्त कर सकते, ठंडी को बर्दाश्त कर सकते हैं, वो भोजन की मात्रा वो भाग दीजिए उष्म क्षय से, उष्मा क्षय से। तो भोजन की मात्रा L⁴ है, उष्मा क्षय एल स्क्वायर है। तो इसको इससे भाग दीजिए तो आपका बच जाएगा L⁴ ठीक है ना। तो जितने आप बड़े हैं उतना उतना ही आपकी शक्ति है कि आप सर्दी को बर्दाश्त कर सके। दिस इज वन ऑफ द लॉज विच पीपल यूजुअली डोंट रिकग्नाइज, जो लोगों को नहीं पता है कि इसी की वजह से आप बचे हुए हैं ठंड देशों में। तो आप ये भी देखिएगा कि ठंड देशों में आप छोटे कीड़े नहीं पाए जाएंगे, वो मिलते ही नहीं, छोटे जानवर नहीं मिलते जल्दी, सब जानवर बड़े होते हैं। आम तौर पर देर आर एक्सेप्शंस, बट आम तौर पर बड़े होते हैं। फिर आप ही बढ़ा दीजिए तो ठीक रहेगा सर। हाँ, हाँ, देखिए जैसे कि ये सिल्वर फॉक्स जिसको कहते हैं, ध्रुवीय लोमड़ी है, ईगल जो है वहाँ का, ओके, स्नोई आउल इसको कहते हैं, ईगल नहीं है, इट्स द स्नोई आउल। ओके, ये सब बड़े होते हैं, और ऐसी पक्षियां आप पाई नहीं जाएंगी वहाँ, जो हमिंग बर्ड जिसको कहते हैं। आगे बढ़ाइए तो ये सब पोलर पोलर रीजन में पाई जाती है, ठीक है। कैन एनीबॉडी टेल मी, पीछे जाइए तो जरा, ये कौन सा जानवर है जी? हाँ, दैट इज अ सील। सो ये सब दीज आर सील, ये पोलर बेयर है, तो ये सब ठंडे देश में पाए जाते हैं। आगे बढ़ जाइए। ठीक है ना। तो ये सब जो सिद्धांतों की बात कर रहे हैं, वो एक बहुत अच्छे मैथमेटिशियन एंड अच्छे वैज्ञानिक जेबीएस हाल्डेन ने सबसे पहले एक लेख में बताया था, 1927 के लेख में। तो उनका हम एक उदाहरण दे देते हैं,
उनका नाम ले लेते हैं, बिकॉज हेल्डन साहब की ये खूबी थी कि ये बहुत ही रोचक, ही वॉज ए केमिस्ट, ही वॉज ए मैथमेटिशियन, ही वॉज ए जेनेटिसिस्ट, वो सब थे। और एंड में आके इंडिया में ही वो काम करना चाहते थे, तो उड़ीसा गए थे, लेकिन उन्हें कैंसर हो गया, तो उनकी मौत, उनके मतलब उनका अंतकाल हो गया। ठीक है ना, तो हाल्डेन का नाम हम ले लेते हैं इसीलिए। जरा आगे बढ़ाइए तो एक, बस हम लास्ट बट वन, ओके। एंड आई विल वेट फॉर अ मिनट, उसको आप देख लीजिए कि आपकी धड़कन जो है, दिल की धड़कन, वो बढ़ती ही है जब आप एक्साइटेड हो जाते हैं, लेकिन आमतौर पर आपकी दिल की धड़कन का जो मापन नियम है वो इस प्रकार का है। हम फाइनल रिजल्ट आपको बताते हैं, इसको समझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर आप ना समझ पाए तो आप चिंतित ना होइए। ये दिल की धड़कन का दर गोज एज 1/10⁻⁴। मतलब इसको जरा समझा दे। अगर आप ज्यादा भारी जानवर हैं तो आपका दिल का धड़कन स्लो होता है। अगर आप छोटे प्राणी हैं तो आपका दिल का धड़कन ज्यादा होता है। बच्चों को आप देख लीजिए, जो नवजात बच्चों शिशु होते हैं, उनका दिल धड़कते रहता है फास्ट फास्ट एकदम। ठीक है ना। तो ऐसा है। ये कहाँ से आता है? बेसिकली पंप किए गए रक्त का द्रव्यमान, जिसको मास ऑफ द ब्लड फ्रॉम द हार्ट, ओवर पंपिंग रक्त का समय टी लेके 1/2 करके उसको कैसे निकाल के हम लोग ऐसे निकालते हैं। ठीक है, तो जो समझ सकते हैं उसको समझिए, लेकिन ये नहीं समझ पाएंगे कि हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, तो इसको उसका रूल है 1/m⁴। अगर मास आपका बड़ा है, आपका वजन ज्यादा है, आप भारी है, जानवर है, तब आपका दिल का धड़कन कम होगा, दिल की धड़कन कम होगी, सॉरी, दिल का नहीं, दिल की धड़कन। ठीक। तो आपसे एक प्रश्न हम पूछना चाहेंगे। ठीक है। और रूल तो आप देख ही रहे हैं। वेयर इज दी, हम कहीं रख दिए क्या उसका? इरेजर कहाँ है? हम शायद यहाँ रख, ओ, पीछे तो है, रखा हुआ था, हम शायद पॉकेट में रख दिया अपना। हम्म, हम्म, कहाँ रख दिया? माहित नहीं मला। हाँ, 30 है। ओह, दिस इज इट, हाँ। उस इक्वेशन को आप गौर से देखिए। उस समीकरण को उतना कठिन नहीं है जितना आपको लगेगा, क्योंकि हम आपको बता दिए हैं और आपसे हम प्रश्न कर रहे हैं ये, ठीक ना। चूहा, ये दिख रहा है आपको पीछे? नहीं दिखाई दे रहा है? अच्छा, ओके। हाउ अबाउट दिस? ये क्या है? चूहा है, राइट, ओके। ये मैंने देखा। वेरी गुड, हिंदी हिंदी तो आप पढ़ लेते हैं। नृसिंह, क्या लिखो कि घोड़ा का? ठीक है। अब इसकी दिल की धड़कन का रेट आप बताइए पर मिनट। तो अब हम 3 भागों में बांटते हैं आप लोग को, यहाँ, यहाँ और वहाँ। वहाँ तो कोई बच्चे हैं नहीं, लेकिन चलो बूढ़े ही आंसर करें। चूहा का कितना होगा? बताइए, जो भी आपको लगे, जोर से कहिए। हम्म। हाउ मच इज सेइंग? लेते जाइए जरा, थोड़ा मनोरंजन हो जाए। कितना होगा? बीच में कोई आंसर हेलो। करेगा बच्चा? कोई तर्क, कोई एक आंसर आप क्या एनी सोचते हैं? रैंडम आंसर विल डू। कोई, चूहे की धड़कन कितनी तेज होगी? है आ, चलिए एक नंबर बहुत बता घबरा दीजिए जाते कुछ। हैं, ये है कि हमारे यहाँ के बच्चे बहुत टोटल घबरा। मिस हो गई है शायद। यही यही लेक्चर हम जर्मनी में लिए थे बच्चों के लिए, तो तुरंत सब आंसर करने लगे, राइट एंड लेफ्ट। हाँ। हाँ,
फेल हो गया ऐसा शुरू में ही? हाँ वो हाथ, बताना चाहते हाँ हैं, यस। बताइए कितना होता है, जोर से चिल्ला के बोल दीजिए बस। हाउ मच? 250, वेरी गुड, एटलीस्ट इज मेड एन अटेम्प्ट। खरगोश का कितना होगा तो? कोई और बता दे, इससे तो कम होना चाहिए ना। 200, चलो 200। आदमी का तो आप बता ही सकते हैं ना लगभग कितना होगा। 72, ठीक है। तो कुत्ता का कितना होगा? ओके 125। घोड़ा का? ओके 40 to 50 लोग कह रहे हैं। कोई बच्चे को ही आंसर करना पड़ेगा इस वेल का खड़ा होके। वेल, वेल भी तो मैमल है, मतलब स्तनधारी है। सब मैमल हैं बाय द वे, सब स्तनधारी हैं। कोई बच्चा बताएगा कितना होता है? आप बोलो। नहीं, नॉट यू, वी आर आस्किंग समबडी इन द बैक। है 40 to 50। 40 to 50, ठीक है। वेरी गुड, एटलीस्ट यू अटेम्प्टेड, लेट्स गिव हिम अ हैंड। देखिए ये नियम है, इसको कैसे निकाला जाता है वो लिखा हुआ है, लेकिन उस पर हम जोर नहीं देना चाहते उतना, जितना कि आपका कितना आप कौतूहल रखते हैं उससे। आगे बढ़ाइए ये, ठीक है। तो ईयर वी आर वेरी रॉन्ग, 254 नहीं है, 2670 है। ये तो सही निकला, ये भी सही निकला, ये भी सही निकला, ये भी सही निकला, ये थोड़ा गलत निकला, खत्म। आई थिंक वी डिड वेरी वेल, so that means you have understood the lecture, right? Okay. आगे बढ़ाइए, एक लास्ट वाला है बस अब, ठीक ना। इसको कहते हैं, आप कहेंगे कि सब चीज के लिए आप मापदंड निकाल रहे हैं, तो क्या सुंदरता के लिए भी आप निकाल सकते हैं? तो हम कहेंगे शायद हम निकाल सकते हैं। वो हम निकाल के आपको बताते हैं व्हाट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग। ओके, आगे बढ़ाइए। सी ब्यूटी इज डिटरमिन्ड बाय सिमेट्री। एक तो सिमेट्री यानी कि उसका आकार ऐसा है, जैसे कि इसको देखिएगा, ऐसा है और ऐसा है। इट हैज गॉट 4 फोल्ड सिमेट्री। कितना? 4 फोल्ड सिमेट्री है, ठीक है ना। इसको आप ऐसे काट दे तो सेम, ऐसे काट दे तो सेम, ठीक है ना, ठीक है। आगे एक नेक्स्ट, धीरे धीरे बढ़ाइएगा जब हम कहेंगे दिस इज ऑल्सो गॉट सिमेट्री। किस प्रकार की सिमेट्री है? यहाँ पर, यहाँ से ऐसे काट दे तो इस तरफ मोड़ दे, इट इज द सेम थिंग। आप एक यहाँ पर एक ऐनक लगा दे, ठीक है, तो यू विल गेट द सेम थिंग। ये, इसको देखिए, इट हैज ऑल्सो गॉट सिमेट्री। इस सिमेट्री को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? बायलैटरल सिमेट्री। ऑल एनिमल्स हैव बायलैटरल सिमेट्री। यहाँ एक हाथ है तो यहाँ एक हाथ है, यहाँ एक पैर है तो यहाँ एक पैर है, ठीक है ना, इधर कान है तो इधर भी कान है, ठीक है। So all animals have bilateral symmetry. So the first question is, why do they have a bilateral symmetry? क्यों उनके पास bilateral symmetry? सुंदर तो दिखता है थोड़ा, अगर एक आंख नहीं रहे तो अच्छा नहीं दिखता है, एक हाथ नहीं रहे तो अच्छा नहीं दिखता, ठीक ना। Why does it have? Because of gravity. अगर एक हाथ नहीं हो तो वजन यहाँ चला आता है, तो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ शिफ्ट हो जाता है, तो आपको ऐसे करके थोड़ा चलना पड़ता है। उससे दिक्कत ये है कि बाद में आपकी रीढ़ की हड्डी की बीमारी होने लगती है, वो मुड़ जाता है। इसलिए कहते हैं आजकल बच्चों को भारी बैग मत दो, हल्का बैग दो, क्योंकि बैग उठाएंगे तो ऐसे फिर ऐसे चलेंगे। क्या अक्सर या पीठ पर लटकाइए, मेक इट बायलैटरल सिमेट्री। Why do we have bilateral symmetry? Because of gravity. Why does a leaf have bilateral symmetry? Because of gravity. Why does a butterfly have bilateral symmetry? Because of gravity. If you have bilateral symmetry, it looks nice. Except that fashion designers know that there must be a small change from bilateral symmetry. थोड़ा सा अलग करना होगा, ये तो कृत्रिम लगता है। दिखाइए नेक्स्ट स्लाइड, ये देखिए, इसमें से कौन सा बच्चा जो है
जो हमने बनाया है झूठ मूठ मतलब गलत से, और आपको ये बताने के लिए, और कौन सा आपको नेचुरल लगता है? ये लगता है नेचुरल, ये वाला? यस और नो बच्चे? नो। ये और ये भी नेचुरल है। इसको तो हम बना दिए हैं, ऐसे एक का दूसरा कर दिए हैं। ये नेचुरल नहीं है, ठीक ना? तो यू हैव बाइलैटरल सिमेट्री, लेकिन आप थोड़ा सा अलग कर देते हैं उसको, ये तो कृत्रिम लगने लगता है। इट इज नॉट दैट परफेक्ट, एवरीथिंग इज नॉट दैट परफेक्ट। वन हैंड मे बी अ लिटिल हेवियर देन द अदर, ठीक ना? अब अगला वाला दिखाइए। दिस इज ब्यूटीफुल और नॉट? आप बढ़ाइएगा मत जब तक हमने, यस और नो? नेक्स्ट। ये इट इज द पैराडाइज फ्लाई कैचर। पीछे जाइए, पीछे जाइए, आगे नहीं। ये ब्यूटीफुल, ये मेल है कि फीमेल है? नेक्स्ट। ये भी मेल है, हम बताते हैं। नेक्स्ट। ये ब्यूटीफुल है कि नहीं? यस और नो? रॉन्ग, इट इज ब्यूटीफुल। इज हैंडसम इन हिज ओन कल्चर, ही इज वन ऑफ द हैंडसमेस्ट क्रीचर। ओके, दैट इज बिकॉज ब्यूटी इज अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। ब्यूटी जो ऐसा है कि हम कुछ कहना चाहते हैं। So usually men are made in nature, it's always males who have to put on a show of beauty so that they can communicate that look at me, house. But only among human beings in the last 300 years, the fashion designers have made it that women have to look good. Okay, otherwise it is the male जिसकी responsibility है to look good, not the female. Female doesn't care, you know. Okay. तो ये उल्टा हो गया हमारे कल्चर में, पूरा मानव कल्चर में, कि इट इज द वुमन, द ओनस इज ऑन द वुमन टू लुक गुड। नाउ लेट मी आस्क यू वन थिंग, आगे मत बढ़ाइएगा, हम अलग अलग बच्चों से, व्हाट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग ऑन अर्थ अकॉर्डिंग टू एनी वन ऑफ यू? आप तो ये बोलिए, आप और लोग मत कीजिए, पूछेंगे बच्चे ही आंसर दे। व्हाट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग ऑन अर्थ, जो भी आपके मन में आए। आपको क्या अच्छा लगता है? ताजमहल अच्छा लगता है, चांद अच्छा लगता है, क्या अच्छा लगता है जी? बिकॉज आई एम सेइंग ताजमहल, आपको ताजमहल कहने की जरूरत नहीं है। जोर से। नेचर। नेचर में क्या लेकिन? आम का पेड़ की क्या मतलब? कोई एक चीज का आपको नाम लेना है ना, बोलिए। हाँ, Aquatic plant. वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट ऑन दिस साइड, मिडिल में। व्हाट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग? यू लाइक द मून, फुल मून? अभी आ रहा है, शरद पूर्णिमा आ रही है, कोजागरी जी पूर्णिमा। क्या है सबसे ये? मून। ओके, वेरी गुड, बिकॉज आई सेड मून, यू हैव टू से इट। नो। और कोई कहना चाहेगा कुछ? कोई अपनी मतलब बात रखना? Mountains. हाँ, माउंटेन्स, अच्छा। Okay, say snow-covered mountains. Okay, very good. Now I will show you the mo Hey, what about you? I mean, आपको क्या लगता है सबसे सबसे सुंदर चीज क्या है जी? हाँ, काले बादल, वेरी गुड। अच्छा, अब हम आपको ऐसा चीज दिखाएंगे जो विश्व का सबसे सुंदर चीज है, एंड विदाउट एनी डिस्कशन, विदाउट एनी ये क्या कहते हैं, ये मतलब क्या कहते हैं, आप विवाद नहीं है इसमें, आगे बढ़िए। शिशु जो है, उससे सुंदर कोई चीज नहीं होता। ओके, जैसे कि जयशंकर प्रसाद कहे हैं, शिशु चित्रकार चंचलता में कितनी आशा चित्रित करते। द बेबी, वेदर इट्स एलिफेंट बेबी फॉर द एलिफेंट, और ह्यूमन बेबी फॉर द ह्यूमन बीइंग, और द बेबी ऑफ हाउ शुड आई से एनीथिंग ऑफ अ डॉग और समथिंग, बेबी डॉग इज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग ऑन अर्थ। और ये देखिए कैसे ये लोग ने, कार्टून वालों ने इसका उपयोग किया है, उसका एक मापदंड निकाल दिया है। तो अगर बेबी है, उसको सुंदर बनाना हो, और तो उसका सर शरीर की तुलना में बड़ा होना चाहिए। दैट दे कीप दैट इन माइंड। आंख सर के नीचे और फैली हुई होनी चाहिए, आंख बड़ी बड़ी होनी चाहिए। नाक और मुंह छोटा होना चाहिए। हाथ छोटे और मोटे होने चाहिए। ये हाथ देखिए। पेट निकला हुआ होना चाहिए, दुबला नहीं चाहिए। बेबी, दुबला बेबी इज नॉट हैंडसम। आई मीन यू हैव टू बी फैट बेबी।
पेट बेबी चाहिए। छोटे छोटे पंजे होते हैं इसके, फीट। पैर भी छोटे और मोटे होते हैं, और शरीर जो है वो नाशपाती जैसा मोटा होता है। जैसे कि पैर होता है ना, पैर शेप्ड। सर और धड़ के बीच का यह दूरी कम होती है, और कान शरीर की तुलना में छोटे। दैट इज हाउ दे एनालाइज इट, एंड दैट इज हाउ दे मेक देयर कार्टून्स, एंड दे हैव बीन डूइंग इट सिंस 1920। ओके, आगे बढ़िए। आपको आप ये इक्वेशन दिखा देते, ग्राफ दिखा देते हैं। जब मिकी माउस बनाया गया तो 1928 में उसका मान लीजिए माथे का आकार 70% था जैसे, तो अब 1990 में इतना बढ़ा के उसको स्टेबलाइज कर दिए, समझे ना। सिर सिर का आकार बढ़ाया गया, अभी भी बढ़ रहा है सिर का आकार। और आंख जो है के आकार को बढ़ा के एक एक लेवल पर पहुंचा दिया गया। तो ये सब वो लोग सोच के बनाते हैं, क्या कि वो लोग को चाहिए कि हमें कार्टून दिखाना है, हमें पैसे कमाने हैं। तो अनलेस दे यूज साइंस, दे कैन नॉट मेक मनी। ओके, थैंक यू। आगे बढ़ जाइए, धन्यवाद। खत्म, लास्ट स्लाइड दिखा दें। ओके, आर देयर एनी, अब कुछ क्वेश्चंस है तो हम लोग क्विक क्वेश्चंस लेना चाहेंगे, अगर या कोई कुछ कुछ टिप्पणी करना चाहे तो या भी ठीक कुछ है। बोलना चाहता है कोई। खासकर बच्चों को या कुछ मन में कुछ बात होगी तो कहें। असल में बच्चे जो काफी घबराते हैं, पीपल आर वेरी स्केर्ड ऑफ बीइंग यस, ऊपर अभी टोल्ड। भीड़ में एक साथ उठ के एक बार अकेले उठ के पूछना थोड़ा सा उनके लिए लगता है कि कैसा थोड़ा सा। कैसा गलत क्वेश्चन ही पूछ दिया, सबकी आंखों में चढ़ जाता है। लेकिन बाहर के बच्चे ऐसे नहीं है। जर्मनी या फ्रांस या यूएस में जाए तो तुरंत धड़ाधड़ क्वेश्चन पूछने लगते हैं, बीच बीच में भी पूछते हैं, कहते हैं कि आप गलत बोल रहे हो। कोई सवाल पूछना है किसी को? बोले नेहरू साइंस सेंटर है तो इसमें तो काफी प्रदर्शनी होती है, बच्चे पूछते होंगे आप लोगों से, यस, है ना। एक सा? हेलो सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने इसे एक स्लाइड पे दिखाया कि जो पोलार बेयर्स होते हैं या फिर सील होता है, हम्म, वो बहुत आकार में तो बड़े होते हैं, हम्म, बट उनका कान देखो, उनके हाथ पैर देखो तो वो बहुत छोटे होते हैं। हम्म। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज टू लूज लेस हीट। ओके। जैसे कि आप पक्षियों को भी देखेंगे ठंड देश में, तो उनका जो उसको क्या कहते हैं, बीक को क्या कहते हैं, चोंच जो होता है वो बहुत छोटा होता है। यस और यस उसके यस। पैर छोटे, ताकि वहां से वो हीट ना निकले, ओके। ऊष्मा ना निकले। उसका थोड़ा ये हो, उसका ऊष्मा का मतलब ये शायद ना हो। तो और वही बड़ा होता है जिसके ऊपर कुछ रेशे हो या कुछ पंख हो, तब वो सब वो पार्ट बड़ा होता है बस। सो हाथी के कान इसलिए सबसे ज्यादा बड़े होते हैं क्योंकि हाँ, वो हीट रेडिएट कर पाए। यस, दैट इज ओके द ओके। मेन, दैट इज अ वेरी गुड पॉइंट। एक बार हम लिखे थे, व्हाई कांट यू हैव अ साइज जीरो गणेश। साइज जीरो गणेश क्यों नहीं हो सकते? बिकॉज हाथी है, हाथी के हैज टू लूज हीट through the and here is one part, yes. थैंक यू सर। तो गणेश जी दुबले नहीं होते, उनको मोटा होना जरूरी है, इसलिए कहा कि उनका कान, इसलिए उनका कान बड़ा होता है। अक्सर उनको पानी भी पसंद होता है, मतलब इसको देख, भैंस को देख लीजिए, हाथी को देख लीजिए, उनको पानी पसंद है। हाँ, कहिए सर। अगर जोर से बोल के पूछ सकते हैं तो पूछ लीजिए। हैं, वो भूरे रंग के होते हैं, लेकिन जो आइस में होते हैं, नॉर्मली जो हमारे यहाँ हाँ, पे हाँ, फॉक्स होते हैं उनके कलर भूरे पूरे रंग के होते, होते हैं, यस, हाँ। लेकिन जो आइस में होते हैं उनके व्हाइट क्यों होते हैं? देखिए, ये तो आप भी जानते होंगे, उसको कैमोफ्लाजिंग के लिए रखते हैं। कैमोफ्लाज वो हिंदी में क्या कहते हैं, मुझे वो शब्द नहीं याद आ रहा है। मतलब वो छिपना चाहते हैं ना। अगर आइस में अगर सफेद रहे तो दिखेंगे नहीं। तो या तो ये किसी और बड़े जानवर से बचना चाहते हैं, या किसी और छोटे जानवर का शिकार करना चाहते हैं। तो वो देख
आप पहचान ना पाए इसलिए सफेद है। यहाँ भूरे होते बिकॉज मिट्टी का रंग भी कुछ उसी तरह का होता है। हम्म, शायद यही कारण है। नन ऑफ द आंसर्स दे आर ऑल टेंटेटिव आंसर। ये आंसर ऐसा है कि फाइनल आंसर नहीं है। सर तो मेरा ऐसे ही थोड़ा सा एक सर ऐसे सवाल तो नहीं सर, पर एक जिज्ञासा है कि सर सिमेट्री को ही क्यों सर हम ब्यूटी के दृष्टिकोण से, सर मैं तो पॉलिप्स देखता हूँ सर, जैसे वो हाँ कोरल्स होते हैं सर, वो सब एसिमेट्रिकल होते हैं, तो सर Right. एसिमेट्री की ब्यूटी पे अगर थोड़ा सा प्रकाश डालने हो तो। यूजुअली सिमेट्री, आई मीन इवन फिजिक्स के बहुत बड़े बड़े सिद्धांत भी सिमेट्री पर निर्धारित है। तो आपका कहना है कि सिमेट्री क्यों, व्हाई इज इट सिमेट्रिक? हाँ, व्हाई नॉट अ लिटिल एसिमेट्रिक? So I don't have an answer right now for you, but I will think about it. हम सोचेंगे and I will get back to you. ओके सर, थैंक यू। Any other question? Yeah, Oh, पूछिए। रात के समय जो जाने उन लोग की आंख क्यों चमकती है? वो that is another different reason altogether, है ना। वो अभी मतलब वो इससे मापन नियम से नहीं, लेकिन why does it? I think I have read it somewhere very close. Does anybody remember the reason? किसी को याद है कि क्यों चमकता है? नहीं नहीं, there is a good reason. हाँ, अभी क्या हुआ है कि इसके बारे में कई ऐसे अलग अलग ये है, मतलब वैज्ञानिक क्या कहते हैं, कारण बताए जाते हैं। एक तो है कि उनका रेटिना जो है वो बड़ा होके वो फ्लैश करता है, ठीक है ना, लेकिन ये कारण नहीं है। दूसरा है कि हाल ही में हम कुछ और पढ़े थे इसके बारे में जो मुझे याद नहीं आ रही है, तो लेट मी गेट बैक टू यू अ लिटिल लेटर। भाई उनका या ईमेल या कुछ ले लीजिए, तब उनको हमें जवाब दे देंगे। आपका भी वाई एसिमेट्री हो। Many of the things are asymmetrical. I'll tell you why. हाँ, now it occurs to me. देखिए, अगर आप धरती पर मतलब on land, most animals will be symmetric. Okay, they will be symmetric. But पानी में symmetry is not, gravity is not important. Why are they bilateral symmetry? Because एक हाथ नहीं रहा तो हम टेढ़ा चलेंगे, ठीक ना। तो पानी में उसका उतना महत्व नहीं है, गुरुत्व के क्या कहते हैं, ग्रेविटी का। पानी में बॉयंसी भी है, आप हल्का हो सकते। तो पानी वाले जानवर जो है ना, उनको सिमेट्रिक होना जरूरी नहीं है, ठीक है ना। ये एक तो ये कारण है, व्हाई आर सी बेस्ड एनिमल्स नॉट ऑलवेज वेरी सिमेट्रिक। अमीबा को भी देख लीजिए, वो पानी में तैरता है, यहाँ भी ब्लड में भी वो पानी में तरता है, तो इट्स नॉट सिमेट्रिक। बट ऑल लैंड बेस्ड एनिमल्स आर सिमेट्रिक, ठीक ना। The partial reason is that none of the answers that I'm giving you So there is one are more final. Yes. हाँ सांप के तो कान नहीं होते, वो सुनता कैसे है फिर? जी, सांप के कान नहीं होते फिर वो सुनता कैसे है? I don't know. हाँ बताइए, कोई सांप- बता सकता है क्यों, कैसे सुनता है? वाइब्रेशंस, हाँ, वो वाइब्रेशंस जो कंपन होते हैं, आवाज से जो आजू बाजू में हो रही है, उसमें हम सभी लोग जानते हैं कि ध्वनि मतलब कंपन, और कंपन वो महसूस कर पाते हैं। वो सुन नहीं सकते, उनके कान नहीं होते जिस तरह के हमारे कान होते हैं उस तरह के नहीं होते हैं, बट फिर भी वो कंपन जो है उसको महसूस कर सकते हैं। कंपन को महसूस करके वो कोई आवाज अगर कुछ हो रही है आसपास में तो उनको अंदाजा हो जाता है। बहुत सही आंसर है। उसका एकदम एक्सट्रीम एग्जाम्पल जो ये होगा कि जैसे कि स्पाइडर हुआ, उसके तो कान नहीं होते हैं, तो उसका बहुत बड़ा जाल होता है, वो जाल से ही कंपन से पकड़ लेता है कि कहाँ क्या है। वो एकदम एक्सट्रीम एग्जाम्पल है, लेकिन जो आपने कहा वो अच्छा है, ये सही है, एकदम सही है। ठीक ना? और इवन आपने जो आइस का पूछा ना कि चमकते क्यों है, कई सारे निशाचर जो प्राणी होते हैं जो रात के वक्त उनका मूवमेंट होता है, उनकी गतिविधियां होती है, तो उनकी आंखों में एक तरह की परत होती है जिससे लाइट रिफ्लेक्ट होती है, और उनके जो दृष्टिपटल जो होता है ना उसमें भी वो एक काबिलियत होती है कि वहां से रिफ्लेक्ट होके जितनी भी लाइट आए
तो वो उसमें से थोड़ा सा उसमें से फोटो रिसेप्टर्स जो है ना वो उसको यूज करके उसका प्रयोग करके वो देख पाते हैं और इसके लिए वो चमकता हुआ है क्योंकि थोड़ी भी रोशनी अगर उसके ऊपर पड़ेगी तब वो परावर्तित हो जाती है जिसकी वजह से वो दिखाई देती है। उसमें चमक जो है वो आपको उसकी वजह से दिखाई देती ठीक है। है। और कोई क्वेश्चंस? Okay. end the talk. Thank you. So a big round of applause, बहुत जोरदार तालियों से सर को हम आभार प्रकट करते हैं। नेचर वाकई में बहुत ब्यूटीफुल है, अनेक तरह के आकार होते हैं और सर ने अभी हमें इतनी सारी जानकारी दी। केवल देखने में सुंदर नहीं बट उसको किस तरह से एनकैश किया जाता है, जैसे कि अभी हमने डोनाल्ड डक या मिकी माउस के बारे में देखा, उसमें जिस तरह से परिवर्तन लाए गए और वो किस तरह से काम में आता है, इकोनॉमी में भी किस तरह से काम में आता है, उसका बहुत ही सुंदर उदाहरण आपने दिया। सर थैंक यू, फिर एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आज आने के लिए और हमें इतनी सारी जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। थैंक यू वंस अगेन सर। थैंक यू।